दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया बुक में दिया हुआ बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 11 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे। एक भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे, तो आप इसे पूरा जरूर देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि इनमें कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। कौन सी भारतीय क्षेत्र में जो है एक खाड़ी नहीं है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अकावा की खाड़ी। अकावा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनोई प्रायद्वीपीय से पूर्व में और अरब मुख्य भूमि से पश्चिम में एक बड़ी खाड़ी है। इस खाड़ी में लगे देश है मिस्र, इजराइल, जॉर्डन तथा सऊदी अरब। अगला है निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बुल्गारिया। बुल्गारिया दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है। यह उत्तर में रोमानिया, पश्चिम में सर्बिया और मैसिडोनिया, दक्षिण में ग्रीस एवं तुर्की से तथा पूरब में काला सागर से घिरा हुआ है। सूडान, बेनिन तथा घाना अफ्रीका महाद्वीप के जो है वो प्रमुख देश है। अब बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, तो सोफिया है। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24.62% है। क्या है, 24.62%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.20% और महिला साक्षरता दर 51.50% है। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व यानी लौटती मानसून द्वारा प्राप्त की जाती है। मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूराक्षी नदी पर। मसानजोर बांध भारत के झारखंड राज्य के दुमका के पास मसानजोर में स्थित म्यूराक्षी नदी पर बना जल विद्युत बांध है। इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। म्यूराक्षी पर मसानजोर बांध कब बनाया गया था, तो 1955 में बनाया गया था। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय भूमध्य पे। जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के क्षैतिज अर्थात समानांतर होती है, उन स्थानों से गुजर कर जाने वाली तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबता तल पृथ्वी की गोलीय सतह को एक वृत्त के रूप में काटता है। इस काटे गए वृत्त को चुंबकीय निरक्ष यानी चुंबकीय भूमध्य कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति निहित है उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला और सत्र न्यायालय में, लोक अदालत में। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो केवल 1 और 2, उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जारी करने की शक्ति है, तो आंसर होगा बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है। सर्वोच्च न्यायालय किसके, अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है, जबकि अनुच्छेद 17(1) के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं होगी। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2004 में। 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजन कर दिया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत नामक 2 नए आयोग बना दिए गए थे। और वर्ष 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया है।
निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिल। तमिल भाषा को भारत में क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है। तमिल को मिला था 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में। आंसर हो जाएगा बी। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा जो उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? आंसर हो जाएगा सी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को वर्णन किया गया है। किसे? अनुच्छेद 55 के अनुसार। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रंगराजन समिति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी भुगतान संतुलन। अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध जीएसटी से है। स्वामीनाथन समिति के जनसंख्या नियंत्रण से। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। गोस्वामी समिति औद्योगिकी रुगनता। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। खुसरो समिति कृषि साख। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से। और भूरेबाल समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि से है। अगला है प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या से किया जाता है। किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या में भाग दिया जाता है। निम्न में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आंसर हो जाएगा एक साख सृजन। साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, जबकि साख नियंत्रण मौद्रिक नीति का निर्माण वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में आदि कार्य आरबीआई का है। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। और 10⁻⁻9 मीटर को हम क्या कहते हैं? तो नैनोमीटर कहते हैं। 1 नैनोमीटर कहते हैं। 10⁻12 मीटर को कहते हैं 1 पिकोमीटर। क्या कहते हैं? 1 पिकोमीटर। और 10⁻15 मीटर को कहते हैं 1 फेम्टोमीटर। क्या कहते हैं? 1 फेम्टोमीटर। निम्नलिखित में कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है और इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा ए अभिविन्यास से है। किससे है? तो अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्ष के आकार और ऊर्जा को, एजीमुथल क्वांटम संख्या l कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या s कक्षा के इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। नेक्स्ट है पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट टूटकर CO2 जल और ऊर्जा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। ध्यान रखिएगा, खोज किया था अल्टमैन ने और नाम दिया था बेंडा ने। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिट्टी का। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैटफिश। रजत मीन यानी सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेप फिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। और कैटफिश जो होता है वो वास्तविक मीन होता है। पादप कली है। इसका आंसर हो जाएगा ए एक भ्रूणीय टहनी।
वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। सही आंसर हो जाएगा ए, भोजन रिक्तिका में। कोशिका की सतह के अस्थायी उंगलियां जैसे विस्तारों का उपयोग करते हुए अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं। खाद्य रिक्तिका के भीतर जटिल यौगिकों को सरल यौगिक में तोड़ा जाता है, जो बाद में साइटोप्लाज्मा में फैल जाता है। अस्थायी उंगलियां जैसे विस्तार को स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जिसमें भोजन का अंतर ग्रहण होता है, स्यूडोपोडिया। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, भोजन का पाचन होता है भोजन रिक्तिका में। सही कथन को चुनिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से जो है वो ज़्यादा होता है। अगर हम लाल की बात करते हैं तो होता है 625 से लेकर 740 नैनोमीटर, जबकि अगर बैंगनी की अगर हम बात करें तो ये होता है 380 से लेकर 440 नैनोमीटर तक। अगला है, निम्न में से कौन विकल्प सही है? कौन विकल्प सही है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर 19 जूल, ये भी सही है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, ये भी सही है। आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो वो होते हैं किस में? तो एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए होता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो होता है वह अनुदैर्घ्य तरंग होता है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचारित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला लगता है F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही हमारे पास जो है वो G है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। जल की सतह पर उत्पन्न विक्षोभ के कारण अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग से माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबतक गति करते हैं और अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं। प्रकाश की तरंगें जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति की अनुप्रस्थ तरंगें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्कोहल में। हाइड्रोजन में अगर बात किया जाए तो ध्वनि के 1286 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। पारा में कितना होता है? 1450। शराब में कितना होता है? तो 1210। और कांच में कितना होता है? तो ये होता है 5640। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ध्वनि चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो वो होगा अल्कोहल में। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भूरा। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंगों में भूरा रंग नहीं पाया जाता, अतः भूरा रंग जो है वो असंगत है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असीम रूप से जो होता है वो उच्च होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा सी, गैस एवं द्रव में। संवहन यानी कॉन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, जैसे आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होना होता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? आंसर हो जाएगा ए, पानी जमने पर फैलता है। क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ये गुण नहीं है। वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। ये तरंगें अनुप्रस्थ एवं उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? अनुप्रस्थ एवं उदासीन होते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, पारद बाष्प तथा आर्गन। फ्लोरेसेंट ट्यूबों में पारद बाष्प तथा आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिदीप्ति पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उत्सर्जित कर देता है। ऐसे पदार्थ को प्रतिदीप्ति पदार्थ कहते हैं। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के
एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH के होल ट्वाइस है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है और इसका जो pH वैल्यू होता है वो 10.5 होता है। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोगाडिशु। सोमालिया की राजधानी जो है वो मोगाडिशु। अब बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? तो ये हंगरी की राजधानी है। और अगर बुखारेस्ट की बात करें तो ये कहाँ की है? तो ये रोमानिया के जो है राजधानी वो बुखारेस्ट है। और किंशासा कहाँ की राजधानी है? तो ये कांगो लोकतंत्र गणराज्य के है, कांगो लोकतंत्र गणराज्य के, सोमालिया के मोगाडिशु है। निम्नलिखित में से आंसर कौन सा होगा? बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, कोयला। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कोयला नहीं है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे हवा, सूर्य के प्रकाश तथा चक्रवात आदि। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में NCC की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूकता करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पना चावला थी। 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हो गई है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य पालन जो है वो नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन से संबंधित है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से संबंधित अन्य क्रांतियों की बात करें तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से है, श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन से और लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से है। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब किया गया था? तो हो जाएगा बी, सितंबर 2024 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना था। अगला है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा ए, 1986 में हुआ था। 27 अक्टूबर 1986 को नौवहन और नौचालन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और विनियम करने के लिए किया गया था। विश्व का एकमात्र पलाबी राष्ट्रीय पार्क स्थित है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व का एकमात्र जो है पलाबी राष्ट्रीय पार्क है। यह उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 40 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, तेंदुआ और चीतल के लिए है। क्या है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी नेशनल पार्क जो है 1955 में क्या है नेशनल पार्क के रूप में ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था। इसमें तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आंसर होगा बी, केप कोमोरिन। केप कोमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ए, बीपी सिंह के द्वारा। वर्ष 1985-86 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री बीपी सिंह द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शनाशास्त्र की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा बी, रामानुजाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था 1117 से 1137 के द्वारा। उनकी विचारधारा शंकराचार्य के अद्वैतवादी निर्गुण ब्रह्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और एक तरफ जो है आधुनिक नाम है। अगर धौलावीरा की बात किया जाए तो कच्छ जिला में, बनावली की बात करते हैं तो हिसार में है, और लोथल की बात करते हैं तो ये लोथल कहाँ है? अहमदाबाद में। कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? सही जवाब हो जाएगा ए, अरिकमेडु।
प्राचीन भारत में अरिकमेडु कोरोमंडल तट पर अवस्थित बंदरगाह था। कोरोमंडल तट एक चौड़ा तटीय मैदान है जो पूर्वी तमिलनाडु में स्थित है। अरिकमेडु के अतिरिक्त कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम बंदरगाह भी अवस्थित थे। ये मुख्यतः व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित थे क्योंकि इन बंदरगाहों के द्वारा अन्य राज्यों से आवागमन आसान था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं कि कौन सा जो है हमारा कथन सही है। आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है लोदी वंश के शासक जो है वो क्या थे, अफगानी थे, बिल्कुल सही। लोदी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया, ये भी सही है। लोदियों को जौनपुर के साथ संघर्ष चलता रहा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह कब हुआ था, तो 1877 से 78 ईस्वी में पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। रामोसी जनजाति को प्रशिक्षित करते हुए वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जत्था संगठित किया था। बलवंत फड़के को गिरफ्तार कर काला पानी की सज़ा दी गई, जहां 1883 में इनका जो है वो निधन हो गया था। नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1926 ईस्वी में किया गया था। अगला है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किसी उद्देश्य से आया था, किस उद्देश्य से आया था। सही जवाब होगा ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो 8 नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया, समय से 2 वर्ष पूर्व किया गया। और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे, और ये सभी जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। आंसर हो जाएगा सी, कश्मीर। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में कश्मीर का क्षेत्र शामिल नहीं था। 1524 में शेरशाह ने महमूद लोदी की ओर से मुगलों के विरुद्ध घाघरा के युद्ध में भाग लिया तथा नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की। इसने अपने विजय अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम 1541 में गख्खर प्रदेश को जीतकर की। इसके पश्चात 1541 में बंगाल विद्रोह को दबाया तथा 1542 ईस्वी में मालवा रणथंभौर पर विजय प्राप्त की, और 1545 ईस्वी में बुंदेलखंड को जीतकर पूरे भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। अगला है किसने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल अनुशीलन समिति की एक जो शाखा है 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित की गई थी, और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्र के संगठन का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने 1890 ईस्वी में इंडिया नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था, और इस समिति का उद्देश्य था ब्रिटेन में जनता के लिए भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। अगला है सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवाने कोही का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा सी, कृषि से है। दीवाने बंदगान अगर कहा जाए तो किससे है, दास विभाग से है। इसे बोलते हैं दीवान ए बंदगान। और अगर सैन्य विभाग की बात करें तो ये होता है दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग होता है, और दीवाने कोही जो है वो कृषि विभाग हो गया, और दीवाने इस्तिहाक जो है वो पेंशन विभाग है। दीवान ए इस्तिहाक जो है वो क्या है, पेंशन विभाग। दीवाने कोही कृषि विभाग। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब स्वयं बीना का कुशल वादक था, फिर भी उसने संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन आदि को प्रतिबंधित कर दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 मई को। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी। आंसर हो जाएगा ए, रयानी बरनाबी, जो कि पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है अरब महिला। सितंबर 1988 में सऊदी अरब के जिहाद में जन्मी बरनाबी एक बायोमेडिकल शोध करता है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है। आंसर हो जाएगा ए, ईरान से है। किससे है, ईरान से है। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके विजन को आकार करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। आंसर हो जाएगा डी, सहकार से समृद्धि तक। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राची यादव। कौन है, प्राची यादव।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में किस देश को अंतिम स्थान दिया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया को। वर्ष 2022 में भारत 150वें स्थान पे था। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत जो है 180 देशों में कितने 161वें स्थान पे है। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में किया गया है। अगला है, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा डी, आयुष मंत्रालय। महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल से वे संबंधित है। उन्होंने 7 सत्रों में भारत के लिए 14 सहित 131 गोल किए। 1962 में उन्हें भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा डी, विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें ताकि 5, 1, 7, x, 3, 2, 4, 12 से विभाजित हो जाए। अब 12 से विभाज्य का मतलब है कि 4 और 3 से विभाज्य होगा। कितने से? 4 और 3 से विभाज्य होगा। अब किसी संख्या को 3 से विभाज्य होने के लिए उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 22 + x हो गया। अब x कितना रहेगा तो वो 3 से विभाज्य होगा। 2 रहेगा तब, 5 रहेगा तब, 8 रहेगा तब। x का सबसे छोटा मान कितना होना चाहिए? तो मान 2 अगर रहेगा तब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 98 का स्क्वायर - 97 का स्क्वायर + 96 का स्क्वायर - 95। तो ये देख लीजिए किस फार्मूला पे? a² - b² के फार्मूला पे है। तो इसे सोल्व करते हैं। 98 + 97 इंटू 98 - 97। इसी तरह करेंगे 96 + 95 इंटू 96 - 95 डॉट 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 तक करेंगे कहाँ तक? 12 + 11 इंटू 12 - 11 तक। और आगे नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 98 + 97 प्लस डॉट डॉट प्लस 12 + 11, यानी टोटल जो कुल पद हो जाएगा कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब दी गई श्रृंखला का योग बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। कितना होगा? अंतिम पद होगा। तो n हो गया 88/2, पहला 98, अंतिम 11 हो जाएगा कितना? 44 × 109 4796 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो अनुपात 9:7 हो जाता है। कॉलेज में लड़की की संख्या क्या हो जाएगा? तो प्रश्नानुसार माना लड़कों की संख्या जो है वो कितना? 5x और लड़कियों की संख्या कितना है? 3x है। अब कह रहा है 5x में 50 लड़का छोड़ दे रहा है, लेकिन 3x में 50 लड़की आ रही है, तो हो जा रहा है रेशियो 9/7। यहाँ से हमें सोल्व कर लेना है और x के मान निकाल लेना है। 35x - 350 बराबर 27x + 450 हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 8x बराबर 800, x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 100 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो लड़कों की संख्या कितना है? 5x, यानी 5 × 100 बराबर 500। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2 है, तो कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होगा? तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं कितना? तो ये लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं 5 के पावर 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1 बराबर हो जाएगा कितना? 3 × 4 × 2 बराबर 24। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहे। ऐसे प्रश्न को करना है x - y, y - z और z - x पहले निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 91 - 43,
183 माइनस कितना हो जाएगा 91, और ये हो जाएगा 183 माइनस 43। उसके बाद HCF निकाल लेना इन सब का। HCF निकालेंगे कितना का, तो 48 का, 92 का और 140 का। अंतर हो जाएगा कितना इन दोनों के बीच का, तो वो हो जाएगा 44, इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, और 44 का फैक्टर 4 है, इसलिए उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 4। बाई का मान निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये हमें बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3y/1 + 1/1 माइनस बाई प्लस बाई बटा 1 माइनस बाई बराबर 3y/1 + 1 माइनस बाई बटा 1 हो जाएगा 3y/2 माइनस बाई बराबर 2। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 3y, तो y बराबर होगा 4/5। हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एक शंकु और एक बेलन की ऊंचाई समान है और शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की दोगुनी है। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात कितना है। तो माना कि बेलन की जो त्रिज्या है वो है x है और शंकु की त्रिज्या कितना है 2x है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h और बेलन का आयतन कितना हो जाएगा πr²h है। दोनों का अनुपात करते हैं तो 1/3 × पाई × 2x × 2x, ये अनुपात है पाई × x × x। तो जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 4:3 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:5 है, जबकि उसी क्षमता के दूसरे कप में उनका अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री पूर्ण होने पर एक बर्तन में डाल दी जाती है तो बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो मान लिया कि एक तरफ रस है और एक तरफ पानी है। पहला जो है वो कितना है 5 जो है वो 2 है, और उसके बाद इस दूसरा क्या है तो 7 कितना है 4 है। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आएगा और 7 4 को जोड़ते हैं तो कितना 11 होगा। तो ऊपर में 11 से गुना करेंगे, नीचे क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 11 गुना कितना हो गया 11 गुना 5 11 गुना 5 हो जाएगा। अब प्लस जो हो जाएगा 7 गुना हमारे पास कितना ये 7 हो जाएगा। हमारे पास ये निकल के आ गया और यहाँ पर निकल के आएगा 2 4 में क्या कि 11 गुना 2 अब प्लस 4 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 104 और ये हो जाएगा 50। तो इसका हो जाएगा 52, ये अनुपात में 25 हो जाएगा। ये रस और पानी का, और अगर पानी अनुपात रस पूछ रहा है तो ये होगा 25:52। आंसर हमारे पास कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 80 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 20 kg चावल को 100 रुपये पर kg लागत वाले 22 kg चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रित चावल का मूल्य 84 रुपये पर kg है तो 22 का मान क्या हो जाएगा। 80 रुपये पर kg को है और एगो 100 रुपये kg है, और मिश्रित ये करने पर क्या हो जाता है 84 रुपये। तो ये हो गया 4 और ये हो गया कितना, ये हो गया 16, 4 और 16, यानी ये 4:1 हो गया। अब अगर हम इसे 4:1 कितना हो गया 5। अब 80 रुपये लागत वाला कितना है 20 kg, तो 5 से इसको गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसमें भी 5 से तो गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 kg तक। तो 22 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 kg। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक श्रमिक 12 दिनों में कार्य को 3/5 भाग पूरा करता है, वही कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 3/5 भाग को कितना दिनों में पूरा करता है 12 दिन में। तो एक काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा कि तब 12 बटा कितना हो जाएगा 3/5, यानी हो जाएगा कितना 12 गुना 5/3, 3 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 दिन लगेगा। अब वही कार्य को 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा। तो एक भाग करने में उसे 20 दिन लगा, तो 3/4 भाग करने में कितना दिन लगेगा, तो 20/1 गुना 3/4, ये 5 से कट जाएगा कितना दिन 15 दिन। यही हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बस पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की यात्रा करती है। बस की औसत चाल क्या हो जाएगा। तो औसत चाल हो जाएगा 60 + 40 + 50 बटा 3 घंटा, यानी 50 किलोमीटर जो है बराबर। आंसर होगा ऑप्शन सी। एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% जो है अंक प्राप्त किए
और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी पास जो जितना मार्क्स है उससे 25 नंबर कम ही लाया। दूसरे छात्र ने 42% नंबर अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने में वो 35 अंक ज़्यादा लाया। पी या प्लस क्या लाया, 35 लाया। जब इन दोनों को निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 12% हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 150। यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत है, 30% लाने के लिए 150 हुआ, और वो कितने नंबर से, 25 नंबर से फेल हो गया, प्लस 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 175। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और एक परिवार की खपत में 33.1/3% की कमी हुई, उसके व्यय में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब कीमत की बात करें तो पहले तो 4, अब 25% की वृद्धि हुआ है तो 5 हो गया। खपत कितना था पहले, खपत था पहले 3, अब हो गया कितना 2, क्योंकि 33.1/3% की से कमी हुआ है। अब व्यय की बात करें तो पहले 12 था, अब 10 हो गया है, यानी 6, ये 5 हो गया। तो 1/6 गुना 100 यानी 16.2/3% के व्यय में प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 17% अधिक अंकित करता है। सामान बेचते समय वह 1 किलो के बजाय 845 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ये 100 है और ये 117 हो जाएगा। देता कितना है, 845 ग्राम, कितने के बदले, 1000 के बदले कह के। तो ये हो जाएगा 845 और ये हो जाएगा गुना करने पर तो इतना हो जाएगा। अगर इन दोनों के रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 13 और ये 18 के अनुपात में आएगा। डिफरेंस कितना है, 5 का, तो 5/13 गुना 100 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना, 38.46% हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक को 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपया में खरीदता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत ज्ञात करें। अब कह रहा है 4% की हानि होती है, यानी 1/25 का। पहले क्या था कि 25 पावर क्यू था और बाद में क्या हुआ, 24 के पावर क्या होगा, क्यू होगा। अगर इसे 1 से गुना करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 15,625, और इसे करते हैं 1 से गुना तो ये 13,824 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है हानि, तो हमारे पास अंदर आंसर हो जाएगा 15,000 कितना 625। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 10, 20 और 25 की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट क्या होगा। तो आइए इसे निकलते हैं। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, 20% को लिख सकते हैं 1/5 और 25% को लिख सकते हैं 1/4। यानी पहले 10 था बाद में 9 हो गया, पहले 5 था बाद में 4 हो गया, पहले 4 था बाद में क्या हो गया, 3 हो गया। ये 50 कितना हो गया, 200, और ये कितना हो गया, 108 हो गया। अंतर कितना है, 92 का हो गया। तो ये अगर 100 करेंगे तो कितना का अंतर हो जाएगा, 46 का। तो छूट प्रतिशत कितना हो गया, टोटल 46%। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। 9500 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों से प्राप्त मिश्रधन 11,780 रुपया होगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर हमारे पास हो जाएगा 11,780 माइनस 9500 यानी 2280 रुपया। अब 2280 रुपया बराबर हो जाएगा 9500 गुना 8 गुना टी बटा 100। तो टी बराबर होगा 2280 गुना 100 बटा 9500 यानी 3 वर्ष। आंसर कितना हो जाएगा, ए 3 वर्ष। 8,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो आइए देखते हैं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2 हो गया, तो ये 1200, ये 180, ये हो गया 2400 और ये प्लस कितना 180 यानी 2580 रुपया। आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, 2580, डी हो जाएगा। 10 संख्याओं का औसत 8 है। प्रत्येक संख्या को 10 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो जब प्रत्येक संख्या को निश्चित संख्या से गुना किया जाता है तो औसत भी उस संख्या से गुना हो जाता है। तो नया औसत जो होगा 8 गुना 10 बराबर 80। 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाने पर तीनों परीक्षणों में जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो तीनों सिक्कों को उछालने पर परिणामों की कुल संख्या जो होगी वो कितना होगी, 2 के पावर 3 यानी
8 हो जाएगा। और आने की तीनों चीज़ क्या होगा, एक ही बार आने का है, तो 1/8 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल जो है हमारे पास वो क्या होगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का यानी हो जाएगा x, x+2 और x+4। इन सब को जोड़ेंगे, x+2 + x+4 बराबर कितना हो जा रहा है, 126। यानी 3x+4 बराबर 126, 3x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40। सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 40। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, दूसरा 42 था और तीसरा हो जाएगा 44, यानी सबसे बड़ी संख्या 44। अब कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 40 × 44 बराबर 1760। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 16/4 का 4 गुना 3/4 का, इस तरह का एक दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है। ये बोर्ड मास पे है, आप इसे हल कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, कितना होगा, 6 आएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो माना कि प्रारंभ में लोगों की संख्या था n। अब प्रश्न में कह रहा है कि 54n बराबर n-15 × 72। सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3n बराबर n-15 × 4, और सोल्व करेंगे तो 3n बराबर 4n - 60, n बराबर कितना आ जाएगा, 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 पाइप ABC किसी खाली टंकी को 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो B को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाएगा। तो अगर मान लिया कि 2 और 3 और 6 को LCM लेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका क्षमता 3 है, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, क्योंकि ये 2 घंटे में भरता है, ये 3 घंटे में, और ये 6 घंटे में भरता है। इसकी क्षमता जो है वो 1 है। निकालेंगे 1 घंटा 15 मिनट में A और C द्वारा किया गया कार्य कुल कितना होगा। तो हमारे पास A और C की क्षमता कितना हुआ, 3, 1, 4 है, और समय कितना लग रहा है, 5/4, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5 इकाई भरा है। अब क्षमता कितना बच रहा है, शेष बच रहा है जो कितना, तो 6 में से 5 बराबर 1 इकाई। ऐसे भरने में B द्वारा लिया गया समय 1/2 मतलब 30 मिनट। कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो B को 30 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा ए। 2 व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब एक आदमी है वो क्या करता है कि 9 से चलता है, और दूसरा आदमी है जो 12 से चलता है। समय ये लेता है ये 12, तो ये लेता है 9, और इन दोनों के डिफरेंस जो 3 है वो कितने के बड़ा डिफरेंस है, 20 मिनट का डिफरेंस है। तो 1 मिनट का डिफरेंस 20/3 हो जाएगा। तो 12 का डिफरेंस हो जाएगा 20/3 × 12, यानी 80 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो कुल दूरी जो हो जाएगा, कुल दूरी बराबर हो जाएगा 9 × 80/60 बराबर 12 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 4:15 हैं तब प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो जब एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो जल प्रतिबिंब बनता है। जल प्रतिबिंब क्या होता है, तो 18:30 में घटा देना है, क्या कर देना है, घटा देना है 4:15 जो आएगा वही हमारे आंसर है, 14:15, यानी 2:15 होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए। एक सुबह दिया ने अपने बगीचे में गुलाब देखा। दूसरे दिन उसने 2 गुलाब देखे। तीसरे दिन उसने 4 गुलाब देखे। चौथे दिन 8 गुलाब। अगर यह पैटर्न जारी रहा तो 20वें दिन बगीचे में कितने गुलाब होंगे। तो पहला दिन 2, दूसरा दिन 2, पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 4, 8 ... 20वां पद हो जाएगा, यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर हमारे पास हो जाएगा 2 और 2 के पावर 3 ... ये हो जाएगा। 20वें दिन बगीचे में गुलाबों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 19 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। यदि 9@3@2 बराबर 28 तथा 11@2@1 बराबर 28 हो तो 5@4@5 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 9 और +3 करते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस देते हैं, 9 3 12 हो जाएगा,
और उसमें से क्या हम करेंगे प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 14, और एक अलग से 2 से गुना कर देंगे तो ये 28 आ जाएगा। 11 + 2 13, 13 + 1 14, 14 में से 2 गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। 5 + 4 9, और 9 5 14, 14 में से 2 गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा कितना 28। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी। 9.11 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड के रूप में व्यक्त करें तो 9 घंटा हो जाएगा। 9 घंटा + 0.11 गुना 60 जो हमारे पास हो जाएगा वो मिनट हो जाएगा, बराबर हो गया 9 घंटा + 6.6 मिनट हो गया। और इसे करेंगे तो 9 घंटा + 6 मिनट + 0.6 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा, यानी 9 घंटा प्लस कितना 6 मिनट और प्लस 36 सेकेंड हो जाएगा। हमारे पास जो आ जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है मैनेजमेंट में, तो आंसर हो जाएगा डी सैग। सैग शब्द नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मूल शब्द में एस अक्षर जो है वो नहीं है। राजू दक्षिण की ओर 70 मीटर चलता है। राजू जो क्या है दक्षिण की ओर 70 मीटर चलता है, वह फिर क्या करता है कि बाईं ओर मुड़ता है। 70 किलोमीटर ये चलेगा तो वो कहाँ मिलता है बाईं ओर मुड़ता है, और कितने 80 मीटर चलता है, कितना 80 मीटर चलता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और कितने दूर चलता है मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। ये 70 हुआ, ये 70 हुआ और ये 80 मीटर तो चलता है। 30 मीटर चलता है दाईं ओर मुड़ के, फिर से क्या होता है वो दाईं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तब वह दाईं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है 20 मीटर चलता है। वह अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु से ये इसकी दूरी है, ये बच गया कितना 30 ये था तो ये 50 हो गया, और अगर ये 20 गया तो ये कितना बचेगा, तो ये भी 50 बचेगा। तो हमारे पास आ गया 70 और 50 कितना हो जाएगा 120, यानी ये 120 हो गया और ये 50 हो गया, और इसे निकालना होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट में करके निकाल दीजिए। 120 के स्क्वायर प्लस 50 के स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा तो ये इधर किधर है, तो ये दक्षिण और पूरब है, दक्षिण पूरब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शब्द ट्रायंगल में एक अक्षर चुना गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक व्यंजन है। तो ट्रायंगल में कुल अक्षर कितनी है 8 है, ट्रायंगल में कुल व्यंजन कितनी है 5 है, तब इस प्रायिकता बराबर 5/8 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की उसकी सभी फलकों पर हरे रंग से रंगा गया है तथा फिर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कितने छोटे घन प्राप्त हुए हैं, तो n बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर 2, तो छोटे घनों की संख्या n के पावर q बराबर 2 के पावर q बराबर 8 हो जाएगा। यदि 4-3-2 बराबर 210 है, 9-6-5 बराबर 743 है, तो 7-8-2 बराबर क्या हो जाएगा। तो जब इसे सोल्व करिएगा कितना ये 432 और माइनस कितना 210 करेंगे तो कितना आ रहा है 222 आ रहा है। उसी तरह 965 माइनस 743 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 222। नेक्स्ट जो है 782 बराबर में से क्या माइनस करें x, तो ये हो जाएगा 222, x का मान आ जाएगा कितना 560, आंसर हो जाएगा बी। 3 बजे और 4 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ठीक सामने होती है, तो 3 बजे और 4 बजे के बीच एक बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ठीक सामने होती है, आंसर हो जाएगा सी। भारी ट्रैफिक के कारण मैं हवाई अड्डे पर देरी से पहुंचा था और मेरी फ़्लाइट छूट गई थी, यह कथन है अवधारणा है। फ़्लाइट पकड़ने के लिए समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। हवाई अड्डे के मार्ग में हमेशा भारी ट्रैफिक होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा। केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। जिस प्रकार पूरब का संबंध दिशा से है उसी प्रकार ग्रीष्म का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा ए मौसम से। निम्नलिखित सेट की संख्याएं किस तरह सेम होगा, तो आइए देखते हैं। अगर ये है 7 21, ये 17 49 हो जाएगा, यानी n है और n के 3 गुना कैल है और तीसरा में क्या है n स्क्वायर है। तो उसी तरह अगर हम डी में देखते 9 है, 9 गुना 3 करेंगे तो 27 होगा और 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, तो ये होगा कितना 9×9 81। तो कह रहा है कि तरह संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित सेट की संख्या समान नहीं पूछ रहा है, डिफरेंस कौन है, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्योंकि ये 5 या 15 25 आ रहा है,
36 और 34 18 आ रहा है, 8 24 और 8 64 आ रहा है। हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, मंगलवार, शनिवार, मई। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा ए, सितंबर हो जाएगा। जिस प्रकार मंगलवार +4 शनिवार हो जाता है, उसे मई +4 सितंबर हो जाएगा। हमारे नंबर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक अलग है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 255। 255 का छोड़कर तीनों जो है वो सम संख्या है। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें 3 किसी प्रकार से एक जैसे जबकि कोई एक अलग है। अलग अक्षर समूह का हमें चयन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए FIK आंसर हो जाएगा। FIK को छोड़कर सभी विकल्पों में लगातार 2 अक्षरों के बीच एक सामान्य अंतर है। इसे अगर S+3 करेंगे तो V होगा और V+3 करेंगे तो बाई हो जाएगा। लेकिन F+2 करेंगे तो I होगा और I+1 है तो K है। यहाँ पर समान है लेकिन यहाँ पर समान जो है वो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। विषम का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन। किसी निश्चित कोड भाषा में W को B लिखा जाता है, K को H लिखा जाता है, L को U लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। तो नॉलेज को क्या लिखा जाएगा? आप उसी तरह लिख दीजिए। आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टॉर्म को 15, एप्पल को 6, वर्च्यू को 35, कफ बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर है कि केवल स्वर अक्षरों की संख्या जोड़ते हैं। स्टॉर्म में केवल एक स्वर ओ होता है, इसलिए इसे 15 के रूप में कोडित किया जाता है। अगर एप्पल की अगर हम बात करते हैं तो ए और ई है, इसलिए इसका योग 1 + 5 6 होगा। तो कफ बोर्ड में कितना है? तो UOA होगा, यानी कि 15 + 1 होगा, टोटल 37 होगा। आंसर होगा बी। मोल को इलोम लिखा जाता है, उसी तरह ड्राइव को कैसे लिखा जाएगा ये देखना है। तो हमें यहाँ शब्द को क्रम उल्टा किया गया है। क्या किया गया? उल्टा। तो ड्राइव को होगा पहले ई होगा, बी होगा, आई होगा, आर होगा और डी होगा। आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा वो सी होगा। के से जे गया है, तो यहाँ पर के से जे नहीं, अगर के से एल करते हैं तो ये +1 है और एल से जो +1 करेंगे तो वो एम आ जा रहा है। तो हमारे पास आंसर मिल रहा है, क्योंकि जे से +1 करते हैं तो आई आ रहा है, तो ए हो जाएगा। प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर देखिए 146 - 90 अंतर कितना है? 56 का। और 90 - 56 34 का अंतर है। और 56 - 34 22 का अंतर है। तो 34 - 22 कितना का? ये होगा 12 का अंतर है। एक एक इसी तरह अरेंज किया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सके। 18 29, 18 से 11 जोड़ेंगे तो 29 होगा। 29 में 13 जोड़ेंगे तो 42, इसमें क्या है 17 जोड़ेंगे तो क्या है 59 हो जाएगा। और इसमें 19 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। और 78 में कितना? तब 23 जोड़ेंगे तो 101 होगा। और 101 में कितना जोड़ेंगे? 29 जोड़ेंगे तो 130 होगा। और ये कौन कौन सी संख्या जोड़ा जा रहा है? तो ये अभाज्य संख्या जोड़ा जा रहा है। दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा? 9। और 9 गुना 2 करेंगे तो 18, 2 और 9 11, 11 गुना 2 करेंगे तो 22, 5 3 8, 8 गुना 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकेगा, ये कौन सा है? तो लॉजिक देखते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करते हैं, 9 गुना 7 करते हैं। अब प्लस पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या करते हैं तो हमारे पास तीसरी संख्या आ जाएगा, यानी 9 + 7 करते हैं जो हमारे पास आ जाएगा 9 × 7 = 63 + 16 कितना हो जाएगा हमारे पास? तो वो हो जाएगा 79। हमारे पास ये आया। उसी तरह 8 × 7 = 56 + 15 कितना हो जाएगा? 71। 9 × 6 = 54 हो जाएगा। अब प्लस 15 कितना हो जाएगा? तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, 69। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सभी जो है वो बेड है, वो क्या हो जाएगा? तो सभी बेड हो जाएगा सोफ़ा। क्या हो जाएगा? सोफ़ा हो जाएगा। रेड वाला क्या है? बेड है। कुछ सोफ़ा जो है वो सोफ़ा सेट गद्दे हैं। कुछ सोफ़ा सेट जो है वो क्या है? गद्दे हैं। तो निष्कर्ष है कुछ सोफ़ा सेट बेड हैं, बिल्कुल सही। कुछ गद्दे सोफ़ा सेट हैं, बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए ए #बी का अर्थ ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहा आपके लिए। और इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा,
चाची आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 दर्जी है, जीवन से लेकर G6 तक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। G6 G3 के बाएं को दूसरे स्थान पर, G2 G1 के दाएं को दूसरे स्थान पर और G5 G6 के तुरंत बाएं हैं। तो G3 के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन सी दर्जी बैठा हुआ है? तो अगर प्रश्न से अरेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा G1, यहाँ पर होगा G3, यहाँ पर होगा G6, यहाँ पर है G5, यहाँ पे G2 होगा और यहाँ पर जो होगा वो G4 होगा। तो अरेंज इस तरह के अरेंज किया हुआ है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा D G4। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन पूरब दिशा में चलना शुरू करता है, 50 मीटर चलने के पश्चात पूरब दिशा में चलता है और 50 मीटर जो है वो चलने के बाद पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर सीधा चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर सीधा चलता है और ये 50 मीटर चला। उसके बाद वहाँ से अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, वहाँ से कितना चलता है 30 मीटर सीधा चलता है, वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 15 मीटर चलता है। अब कह रहा हुआ आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये भी 30 हो जाएगा, 50 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा 20 मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक संख्या के वर्ग, उसके घन तथा उसकी अगली संख्या के घन का योग 205 है, तो वह संख्या कौन सा है? अगर a² है प्लस a³ है प्लस कर रहा है अगली संख्या यानी a+1 के होल क्यूब बराबर कितना है 205 है। यहाँ से हल कीजिएगा तो a बराबर 4 होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। प्लस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ है माइनस, भागा का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है गुना। तो दी गई अभिव्यक्ति का परिणाम होगा कितना 18 + 2 - 5 गुना 6 भागा 4 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये किस तरह का व्यवस्थित होगा? जब इसे हम व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नामांकन, कक्षा, परीक्षा, अंक, परिणाम ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये होगा प्लान, ड्राइव, मॉल, शॉप और उसके बाद रिटर्न होके घर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। माँ, बेटे और बेटी की कुल उम्र 96 साल है, इन तीनों की कुल उम्र 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद प्रत्येक माता पिता और पुत्र की आयु में 5% की वृद्धि होगी, यानी 15 साल की वृद्धि होगी। तो 96 अब है, 15 जोड़ जाएंगे, वो हो जाएगा 111। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2012 के सप्ताह का दिन क्या था? तो यहाँ पर हो जाएगा 26 + 0 + 6 + 12 + 3 हो जाएगा बटा कितना 7, यानी 47/7 हो जाएगा। शेष हमारे पास कितना बचा? तो वो बचा 5, और 5 जो होता है वो किसका होता है? गुरुवार का। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जनवरी का है। तो जनवरी का जो हम लेते हैं वो कितना लेते हैं जनवरी का? तो अगर लीप ईयर है तो 0 लेंगे। तो हमारे पास 2012 लीप ईयर है तो उससे 0 लिए हैं। छात्रों की एक पंक्ति P बाएं छोर से 17वें और दाहिने छोर से 23वें स्थान पर था। यदि Q पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा था तो बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या थी? मान लें कि छात्र उत्तर का सामना कर रहे थे। तो छात्रों की कुल संख्या हो जाएगा 17 + 23 - 1 बराबर 39। Q की बाईं ओर स्थान केवा था? तो वो था 20वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन है कुछ संतरे पीले हैं, कुछ जो ये संतरे हैं वो क्या है? तो वो पीले हैं, ये पीले हैं और ये संतरे हैं। कुछ पीले जो हैं वो क्या है? तो कुछ पीले जो है वो अंगूर है। क्या है? अंगूर है। हमारे पास होगा कुछ संतरे अंगूर हैं, गलत है। सभी अंगूर पीले हैं, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। युआन, चीन, येन हो जाएगा कौन सा? तो येन जापान की मुद्रा है। आंसर होगा डी। यदि 27A 11A 8 बराबर 8, 48A 37A 2 बराबर 9, तब 56A 5A 3 बराबर क्या हो जाएगा? ए को माइनस के रूप में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 27 - 11 - 8, यानी हो जाएगा ये 8 के बराबर। उसी तरह 48 - 37 करेंगे तो 8 2 9 11 हो जाएगा, 11 बचेगा, उसमें से 2 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो जाता है 48 - 37 - 2 बराबर 9। इसी तरह 56 - 5 हो जाएगा कितना? तो वो हो जाएगा 51। 51 में से 3 घट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 48। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मोस्ट को मैट्रिक्स निकालना है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंकड़े x का सही पानी का छवि चुने।
आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी दूसरे नंबर। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 3 हो जाएगा। 143 की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा बी 2 3 4 मिलके एक पूर्णवर्ग बनाता है। 144 की आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाते हैं लेकिन राजनीतिज्ञ को नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, एक तो हो जाएगा हमारे पास ए वाला और एक हो जाएगा हमारे पास ई वाला। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, ए ई ऑप्शन सी। 145 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4। 146 नंबर की बात करें तो वो डी हो जाएगा। 147 नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा ए। और अगर 148 की बात करें तो फिगर वाला प्रश्न आसान होता है, आप इसे आराम से बना लीजिए। इसका बी होता है। स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी, 149 में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा स्क्वायर की संख्या 10। और 150 नंबर में हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा सी। ये था एडिटोरिया बुक में दिया हुआ बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।